नमस्ते दोस्तों, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए इस चैनल पर आज हम देखेंगे आप लोग कि ल्यूसेंट के अनुसार ल्यूसेंट का जो सब्जेक्टिव बुक है उसी के अनुसार हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और यदि हम किसी भी बड़े विषय को पार्ट बाय पार्ट छोटा छोटा करके पढ़ें तो हमें याद होने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम शुरू करेंगे ल्यूसेंट के अनुसार इतिहास। ठीक है, इतिहास में देखेंगे आप कि भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास में हम देखेंगे कि भारत नाम जो पड़ा इस देश का वह राजा भरत के नाम पर पड़ा है। राजा भरत कौन थे? आर्य थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि यह आर्य कौन था? तो आर्य जो थे वह विदेशी थे जो भारत में आकर के यहाँ के मूल निवासियों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, उसी को आर्य कहते हैं। इंडिया भारत का नाम कैसे पड़ा? तो यूनान के लोगों ने, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। और हिंदुस्तान कैसे इसका नाम पड़ा? तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंदुस्तान कहा, क्योंकि वो लोग एक सिंधु नदी था जिसको ह पढ़ते थे और इसी तरह से इस देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो आप पहले समझ गए कि भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा जो आर्य थे, इंडिया यूनानियों ने कहा और हिंदुस्तान मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा। आगे बढ़ेंगे और आगे आप देखिएगा कि भारतीय इतिहास को कालखंड के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये विश्व इतिहास ल्यूसेंट के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि काल के आधार पर इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो आप 3 कालखंड कहेंगे। कौन कौन? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन यहाँ पर यदि एक प्रश्न यह पूछ दे कि ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल के अनुसार भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो आप 3 देंगे जवाब। लेकिन उसका जो बांटने का तरीका था तीनों अलग था। हिंदू, मुस्लिम और सिख, इस तरह हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस तरह से 3 कालखंडों में कौन बटा? जेम्स मिल, जो कौन थे? ब्रिटिश इतिहासकार थे। चलेंगे हम लोग आगे प्राचीन भारत, एनिशियंट हिस्ट्री को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इतिहास जानने का स्रोत क्या क्या है। तो इतिहास जानने के स्रोत कई सारे हैं, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। और ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जातक, आगम, अष्टध्यायी, राजतरंगिणी। विदेशी यात्रियों से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है, जिसमें हम लोग चीनी यात्री पढ़ेंगे, यूनानी रोमन यात्री पढ़ेंगे, अरबी लेखक पढ़ेंगे। और पुरातत्व से भी हमें भारतीय इतिहास को, प्राचीन इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। चलते हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धर्म ग्रंथ की ओर बढ़ेंगे और धर्म ग्रंथ में सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वह वेद है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। भारत की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद। अब इस वेद की रचना किसने किया, ये प्रश्न आपके मन में बनेगा। तो वेद की जो रचना किया है महर्षि वेद व्यास। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या 4 है। कौन कौन? तो देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के उपवेद भी है जिसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है वह अथर्ववेद है। अब ऋग्वेद को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ऋग्वेद में देखेंगे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1008 है सूक्त है, सूक्त मतलब श्लोक, और 10,462 ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ मतलब रचनाएं। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो होते हैं उसको होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को जो हम लोग कहते हैं खिल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मतलब रचनाएं की गई है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। तो यहाँ से हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हो गया। अगले हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। धन्यवाद।